हिमालयी गोरल, अच्छा ये तो हो गया आपका। अब एक हिमालयी गोरल, अच्छा आपको हिमालय गोरल के संबंध में इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं कि इसमें VRT यानी कि वाल्मीकि रिजर्व टाइगर रिजर्व VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR भी इसमें चर्चा में है। एक्चुअली हिमालय गोरल जो है ना, वह बकरी प्लस हिरण के स्वरूप का दिखता है, बकरी और हिरण के स्वरूप का दिखता है। और IUCN के रूप में, IUCN में यह रेड लिस्ट में शामिल है और संकटपन प्रजाति है, संकटपन प्रजाति है। क्लियर, यह बकरी और हिरण के समान दिखता है। और क्योंकि हिमालय क्षेत्र में, अच्छा यह जो पाया जाता है ना, यह आपका हिमालय के तराई भागों में आपको ज्यादा दिखेगा। तो यह ज्यादातर आपको तिब्बत, नेपाल, दक्षिणी तिब्बत, नेपाल, ठीक है, आपका भारत, पाकिस्तान का क्षेत्र, ठीक है, तो ये इसमें भूटान, इन देशों में आपको ये दिखाई देगा। तो हिमालयी गोरल जो बकरी तथा आपका अभी हाल ही में इसे देखा गया है, इसीलिए चर्चा में है। हाल ही में इसे यह देखा गया है, इसीलिए यह चर्चा में है। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले, यदि इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले बंधु, तो इसका वैज्ञानिक नाम नेमोर हेड्स है। इसका वैज्ञानिक नाम यदि पूछ ले तो इसका वैज्ञानिक नाम नेमोर हेड्स है। अभी यह देखा गया है। और क्योंकि यह BTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी यह, क्योंकि हिमालय से सटा हुआ है, ठीक है, तराई क्षेत्र से सटा हुआ है पश्चिमी चंपारण में, क्लियर, तो वहां पर भी इसके प्रमाण मिले हैं, वहां भी ये देखा गया है। मैंने कहा ना कि IUCN के रेड लिस्ट में संकटपन प्रजाति में शामिल है, तो इसके बचाव के लिए सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए हैं। और याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 3 में भी यह सूचीबद्ध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 3 में भी यह सूचीबद्ध है, अनुसूची 3 में भी यह सूचीबद्ध है और यह कार्य कर रहा है, ठीक है। इस पर बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो हिमालय गोरल हाल ही में चर्चा में है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि यह बिहार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए PT में यह संभावना बनती है आने का, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सिनेरस गिद्ध, सिनेरस गिद्ध एक प्रकार का, अच्छा हम लोग जानते हैं कि गिद्ध पूरी तरह से लगभग विलुप्त हो गया है। हाल ही में दिल्ली में इसे देखा गया है, हाल ही में दिल्ली के असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया है। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में इसको देखा गया है, दिल्ली में वन्य जीव अभयारण्य में इसको देखा गया है। क्लियर, और ये आखिरी बार ये दिखा था 1969 में, और ये हाल ही में, ये आखिरी 1969 में दिखा था। हाल ही में 9 दिसंबर 2023 को, 9 दिसंबर 2023 को दिल्ली में देखा गया है सिनेरस गिद्ध, ठीक है। और यह जो गिद्ध है ना, एक प्रकार का एक्सिपिट्रेड फैमिली से जुड़ा हुआ है, एक्सिपिट्रिडे फैमिली से जुड़ा हुआ है, एक्सिपिट्रिडे फैमिली से जुड़ा हुआ है। और वह उसका एक बड़ा शिकारी पक्षी है, एक बड़ा शिकारी पक्षी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गिद्ध वह है जो मरे हुए जीवों को, एक प्रकार का सैनिक है पर्यावरण का, जो मरे हुए जीवों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है और पर्यावरण को बचाने का कार्य करता है। लेकिन लगातार पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से, ठीक है, यह धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। अभी हाल ही में इस पर ये दिखा है असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली में, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली में दिखा है 9 दिसंबर 1946 को। इसे आमतौर पर काला गिद्ध भी बोलते हैं, इसे आमतौर पर काला गिद्ध, अगर कहेगा काला गिद्ध कहाँ हाल के दिनों में दिखा है, या भिक्षु गिद्ध भी बोलते हैं, भिक्षु गिद्ध भी बोलते हैं इसको, तो कहेगा किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो
एक्सपेक्टिडिए फैमिली से बिलोंग करता है और यह सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है जो शिकार, obvious बात है क्योंकि यह मांसाहारी पक्षी है और वो उसी का सेवन करता है, मृत जीवों को सेवन करता है। क्लियर। तो यह अच्छा, ज्यादातर यह जो पक्षी है वह यूरोप तथा मध्य एशिया में खास करके देखा जाता है। ज्यादातर यह जो पक्षी है वह यूरोप प्लस मध्य एशिया में यह पाया जाता है। हाल ही में भारत में भी देखा गया है, इसलिए यह चर्चा में है, तो एक जरूर देखिएगा। और आईयूसीएन के अनुसार यह रेड लिस्ट डाटा में है, रेड लिस्ट में है और संकटपन प्रजाति में है, संकटपन प्रजाति में है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा आईयूसीएन है क्या था, आईयूसीएन जैव संरक्षण की दिशा में, जैव संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाला एक संस्था है जो जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। और यह हमेशा डाटा बुक जारी करता है, यह लिस्ट जारी करता है, बुक नहीं बोलते, लिस्ट जारी करता है जो स्थिति को बताता है कि किस प्रकार से जैव संरक्षण को नुकसान हो रहा है, क्या कितना जीवों की संख्या बढ़ी है, घटी है, कौन संकटपन प्रजाति में है। तो हमेशा यह चर्चा में है और प्रभावशाली रहता है। और हम लोग मेंस में जब लिखते हैं तो इसके संबंध में इसका उदाहरण भी कभी कभी इसका रिपोर्ट भी देते हैं आईयूसीएन के अनुसार। क्लियर, या आईयूसीएन रिपोर्ट के आधार पर। अब तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आईयूसीएन। ठीक है, तो सिनेरस गिद्ध आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अगले टॉपिक पर, कूनो वन उत्सव। कूनो वन उत्सव हाल ही के दिनों में जैसे कच्छ अभ्यारण्य में, जैसे कच्छ अभ्यारण्य में जो गुजरात में होता था, कच्छ अभ्यारण्य के आधार पर ही कूनो उत्सव मनाने की घोषणा हुई है, कूनो उत्सव मनाने की घोषणा हुई है। अच्छा, हम लोग कूनो जानते हैं कि कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है कूनो, और जो बाद में राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया, जो बाद में राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। अच्छा, कूनो बड़ा चर्चा में है क्योंकि कूनो से ही 2022 में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था, कूनो से ही प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था, चीता लॉन्च किया गया था। क्लियर। और अफ्रीका से, नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो छोड़ा गया था। क्लियर। तो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में ही है। क्लियर। और वहीं पर कूनो उत्सव मनाया जाएगा, कूनो उत्सव मनाया जाएगा जो कच्छ अभ्यारण्य के, जो कच्छ अभ्यारण्य के आधार पर है। इसमें टेंट लगाए जाएंगे, इसमें टेंट लगाए जाएंगे। जैसे आप देखे होंगे कच्छ में कि बहुत सारे टेंट लगाए जाते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग, तो यह दर्शकों के लिए, वह वहां के जो पर्यटक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कूनो वन उत्सव को लॉन्च किया गया है। यह देखिए, अच्छा कहेगा कहाँ लॉन्च किया गया है, तो एक जगह है श्योपुर, एक जगह है श्योपुर मुरैना, श्योपुर मुरैना जगह पर लॉन्च किया गया है। और इसके तहत चीता सफारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चीता सफारी, पहली बार चीता सफारी कूनो वन उत्सव में ही लाया जाएगा। क्लियर। और वहीं पर प्रोजेक्ट चीता भी चला है। कई सारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कई आपने सुना होगा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट गैंडा, कई प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए लाया गया है। और हाल ही में क्योंकि कूनो चर्चा में रहा है और वहीं पर इस प्रकार के महोत्सव स्टार्ट किए गए हैं। यहाँ पर 50 टेंट सिटी बनाए जाएंगे, 50 टेंट सिटीज बनाए जाएंगे, तो 10 वर्षों के लिए होगा, 10 वर्षों के लिए होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्लियर। तो इसको तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य से बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान में भी तब्दील कर दिया गया। 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और चीता के लिए कहा जाता है कि सबसे बेस्ट, चीता के डेवलपमेंट के सबसे बेस्ट है क्योंकि वहाँ कई सारे प्रजातियां भी पाई जाती है, कई सारे जीव है, ताकि उनको प्रॉपर शिकार मिल सके, भोजन मिल सके। लेकिन ये भी देखा गया है कि नामीबिया से लाए गए चीते
जहां तक मुझे जानकारी है कि 4 या 5 में पढ़ा था कि 4 या 5 चीते हैं जो डेथ कर गए थे, बहुत कम चीतों की संख्या बची। हालांकि यहाँ पर बच्चा को जन्म दिया है, मादा चीतों ने बच्चे को जन्म दिया है। एक दो बच्चा मुझे लगता है कि उसमें नहीं बचा। ठीक है, तो ये बड़ा चर्चा में रहता है कुनो वन, कुनो, और कुनो वन उत्सव चर्चा में था, इसलिए मैंने इसे बताने की कोशिश की। चलिए, नदी कायाकल्प योजना मैंने बता दिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि भारत ने है जो COP28 के तहत जीआरसीए बनाया है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। ठीक है, एक जो बनाया है COP28 सम्मेलन के दौरान जो बनाया गया है ग्लोबल, ठीक है, रिवर सिटीज, भारत में ये पहले से चल रहा है। इसी भारत के तर्ज पर ही, नदी कायाकल्प के तर्ज पर ही जीआरसीए को लाया गया है। ठीक है, और इससे प्रभावित होकर के भारत से प्रभावित होकर ही 8 अन्य देश जिसमें डेनमार्क शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ठीक है, 8 अन्य देश, इसमें नीदरलैंड शामिल है, इसमें शामिल हुए हैं। और इसका उद्देश्य है, जीआरसीए का उद्देश्य है कि भैया कि कैसे रिवर के साथ साथ सिटीज का भी विकास किया जा सके। क्लियर। अब भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल संसाधन मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ऑलरेडी जल संसाधन मंत्रालय के तहत संचालित हो रहा है, और शहरी आवास मंत्रालय भी उसमें शामिल है, शहरी आवास मंत्रालय भी उसमें शामिल है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। और हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ही, ध्यान रखिएगा, भारत में पहले से आरसीए चल रहा है, रिवर सिटीज चल रहा है, ठीक है, तो उसी में भारत जल संसाधन और शहरी आवास मंत्रालय के तहत ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसी में हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय, ये राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन और प्लस मिसिसिपी जो यूएसए वाली है, मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी जो आपको दिखेगा नदी शहर के बीच में एक समझौता हुआ है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और मिसिसिपी नदी शहर के बीच में एक समझौता हुआ है, और जिसका उद्देश्य है ताकि अधिक से अधिक जो नदी जो आधारित शहर हैं इनका बेहतर विकास किया जा सके। और भारत में तो ये पहले से चल रहा है, और मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा कि नदी कायाकल्प परियोजना तो भारत में पहले से चल रहा है। तो साथ साथ आपको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का भी संचालन हो रहा है भारत में पहले से। क्लियर। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा, अच्छा ये जो कभी कभी आपसे पूछा जाए कि कब आया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो 2011 में लॉन्च हुआ था, 2011 में। अब तो गंगा को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे जैसी परियोजना का भी एकीकृत संचालन किया जा रहा है, ताकि अपशिष्ट का भी संरक्षण किया जा सके, अपशिष्ट से नदियों को बचाया जा सके, और साथ ही आपको नदियों के साथ साथ नदियों का विकास करते हुए उसके साथ साथ शहरों का भी विकास किया जा सके। ठीक है, तो ये एक चर्चा में था, इसीलिए मैंने इसे बताया। क्योंकि चर्चा में आप इसको हम इसलिए क्योंकि COP28 सम्मेलन के दौरान ये सारी घटनाएं हुई थी, तो COP28 सम्मेलन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक था ये, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके बताने की कोशिश किया ताकि समझने में आसानी हो जाए। क्लियर। देखते हैं आगे भी कोई टॉपिक है या नहीं। चलिए, क्लैम चर्चा में आया है। क्लैम एक प्रकार का समुद्री जीव है, क्लैम एक प्रकार का समुद्री जीव है, ठीक है, जो हाल ही में क्रोएशिया में मिला है। क्रोएशिया में 10 की संख्या में क्लैम पाया गया है। क्लैम एक ऐसा है जो एक फिल्टर करने का काम करता है, जो समुद्री पानी को फिल्टर करने का काम करता है और एक नए पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। यह ज्यादातर जो क्लैम है वह उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है। एक्चुअली भूमध्य सागर में हुआ यह था कि भूमध्य सागर में कोई एक
घातक बीमारी क्रिएट हो गई थी, और घातक बीमारी के कारण है जो बहुत सारे समुद्री जीव, जिसमें क्लैम बोलते हैं उसको, समुद्री जीव नष्ट हो गए थे। और हाल ही में 10 की संख्या में क्रोएशिया में यह मिला है, क्रोएशिया में मिला है। और जबकि यह ज्यादातर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता, तो क्लैम बड़ा चर्चा में रहेगा। तो कभी कभी पीटी के रूप में यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। अच्छा, क्रोएशिया का एक बंदरगाह है वर्सर बंदरगाह, क्रोएशिया का एक बंदरगाह है वर्सर बंदरगाह में आपको यह मिला है। तो अगर कहेगा क्लैम क्या है, तो एक प्रकार का समुद्री जीव है, समुद्री जीव है जो क्रोएशिया के बरसर बंदरगाह, अच्छा बरसर बंदरगाह भी पूछा जा सकता है, तो क्रोएशिया के बरसर बंदरगाह में मिला है। क्या था, तो भूमध्य सागर में घातक बीमारी उत्पन्न होने के कारण यह क्लैम धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, अब इसी को लेकर के, इसे संरक्षण को लेकर के इस पर कार्य किए जा रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर यह क्लैम जो होता है ना, तल के समुद्र तल के नीचे रहता है। ज्यादातर यह क्लैम जो है ना, समुद्र तल और रेत के नीचे रहता है। क्लियर। और इस अपने यह पानी को फिल्टर करने का काम करता है, पानी को फिल्टर करने का काम करता है और अपना पारिस्थितिक तंत्र बना लेता है, एक नया इकोसिस्टम बना लेता है। क्लैम की विशेषता यह है कि ज्यादातर समुद्र तल में रहता है, ठीक है, और नदी में भी ऐसे पाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर वह नीचे की ओर, यानी कि वहां पर पानी को फिल्टर करता है और एक प्रकार का इस तरीके से वह एक नया इकोसिस्टम का निर्माण कर देता है सागर के अंदर। क्लियर। तो क्लैम बड़ा चर्चा में रहता है, इसको बचाने के लिए आईयूसीएन के द्वारा भी कार्य किए जा रहे हैं, और कई समुद्री जीवों को संरक्षण के लिए कार्य किया। आईयूसीएन जो लिस्ट जारी करता है उसमें इसको संकटपन प्रजाति के रूप में शामिल किया है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कोई और टॉपिक बचा हुआ है? नहीं। तो आज के लिए आपका तो 10 आपके पास चारों टॉपिक जो भी सम्मिलित थे, चाहे वो COP28 हो, क्लैम हो, आपका राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन हो, आपका नदी कायाकल्प योजना हो, आपका है जो हिमालय गोरल हो, ठीक है, मानक औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक का निर्धारण करना हो, यानी कि पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक आपका हो गया है। यानी कि 10 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर के बीच में जो भी पर्यावरण घटनाक्रम हुआ है वो सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें COP28 एक अलग चलेगा, यह एक लंबी श्रृंखला होगी। कॉप, स्पेशल कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में स्पेशल पढ़ाऊंगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ताकि इससे जुड़े हुए सारे स्टॉकहोम सम्मेलन से चर्चा करूं। तो एक लंबी क्लास, टाइम मिलेगा तो एक लंबी क्लास जल्द से जल्द इस संबंध में लेकर के आऊंगा पर्यावरण, ताकि जब यूपीएससी के एग्जाम में भी बैठे या बीपीएससी के एग्जाम में बैठे तो पर्यावरण के संबंध में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो एक हमने एक छोटी सी एक शुरुआत की है, हो सकता आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर इसमें आप सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर हमें बताएं, आप कमेंट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी आप भेजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।